हेलो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी का तीसरा चैप्टर देखेंगे जो कि है सरकार क्या है। पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं विविधता और भेदभाव के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम सरकार के बारे में देखेंगे। सरकार कौन कौन से काम करती है, सरकार के कितने अंग होते हैं और ये सब हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स दी हुई हैं जिन्हें हम देखते हैं। जैसे सरकार के कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार, कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। तो ये सब हमने देखा कि सरकार कितनी तरह के काम करती है। हम हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। हम देखते हैं कि सरकार अलग अलग योजनाएं लेकर के आती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। सरकार जो है वो जो कानून बनाती है, विधियां बनाती है और उसको लागू भी करवाती है, और जो उसको नहीं मानता या उनका दुरुपयोग करता है उसको जो है सज़ा भी देती है और न्याय भी करवाती है। तो ये सब सरकार के काम हैं। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं तो काम करते हैं, तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि न्यायपालिका, जो कि सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ की, भारत पेट्रोलियम और भारतीय रेल, ये सब सरकार में ही आते हैं। सरकार के स्तर, तो मतलब सरकार कितने स्तर की है वो हम देखते हैं। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार होती है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतज़ाम कैसे करती है। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। तो 3 तरह की सरकार होती है, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय। स्थानीय में भी 3 प्रकार की होती है। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है, जिसे हम पंचायती राज भी कह देते हैं। पंचायत, ब्लॉक स्तर की और नगर निगम इसमें ये आते हैं। राज्य स्तर का मतलब है जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन सब की सरकारें जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे जैसे हरियाणा या असम की पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप लोग आगे चलकर पढ़ेंगे स्थानीय सरकार कैसे काम करती है। हम आगे पढ़ेंगे स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, राज्य सरकारें कैसे काम करती हैं और राष्ट्रीय सरकारें भी कैसे काम करती हैं। सबके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर इंडिया का मैप दिया हुआ है, जिसको राजनीतिक मैप कहते हैं, पॉलिटिकल मैप, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और यहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सभी राज्यों को यहाँ पर दिखाया गया है। और साथ में भारत से लगने वाले उसके पड़ोसी देशों की सीमाएं भी यहाँ पर दिखाई गई हैं, जिसमें पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश दिखाए गए हैं और नीचे श्रीलंका और मालदीव भी
ये श्रीलंका। यहाँ पर राजनीतिक मैप दिखाया गया है जिसमें जिले भी दिखाए गए हैं। सभी राज्यों में कितने कौन कौन से जिले पड़ते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है। आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। जो अभी तक का हमारा सबसे नया राज्य है वो तेलंगाना है, जो कि 2 जून 2014 में बनाया गया। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। बट अभी जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट घोषित कर दिया गया, जो कि केंद्र शासित प्रदेश भी है और राज्य भी। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए, एक कानून की गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है, जुर्माना भरना पड़ता है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि कदम उठाने की ज़रूरत है। तो हाँ, अपने जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन होने पर हम न्यायालय जा सकते हैं और वहाँ अपने न्याय के लिए आदेश मांग सकते हैं न्यायालय से। सरकार के प्रकार। सरकार कितने प्रकार की होती है? सरकार को निर्णय लेना और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। हम देखते हैं कि सरकारें 2 प्रकार की होती हैं, लोकतंत्र और राजतंत्र। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपने पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। यानी कि लोकतंत्र में लोग ही वोट देकर अपनी सरकार को चुनते हैं, तो लोग उससे अपने जो वो काम कर रही है उसके लिए वो जवाबदेह भी है। लोग उससे सवाल भी कर सकते हैं। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। राजतंत्र में राजा, फिर उसका पुत्र मतलब वंशीय व्यवस्था होती है और इसमें ना ही लोग वोट देकर उसे चुनते हैं और ना ही वो उससे सवाल कर सकते हैं। और राजतंत्र में ना ही राजा किसी का जवाबदेह होता है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी होती है। लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसीलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है, क्योंकि लोकतंत्र में जो नेता हैं वो लोग ही चुनते हैं। इसलिए क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण सबके अलग अलग सोच होती है, तो हम अपने आप तो निर्णय ले नहीं सकते। इसलिए हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं ताकि वो आगे जाकर वहाँ पर हमारे लिए सरकार बनाए, हमारे लिए निर्णय लें। तो वो चुने हुए लोगों के ही होते हैं। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। पहले जो औरतें थीं और गरीब लोग थे
उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार हमें बाद में मिला है। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब यह था कि औरतों और गरीबों को अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया और गांधी जी इस विरोध में लिखते हैं, उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया, उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। इसलिए आज हमारे देश में सबको वोट देने का अधिकार है। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूत पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेज़ में इसे सरफेस मूवमेंट कहते हैं। सरफेस का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं को और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी, क्योंकि पुरुष तो जा चुके थे लड़ाई करने। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अपना घर का खर्चा पानी था, अपने बच्चों को पालना था, वो सब महिलाओं ने ही किया। तो पुरुषों के काम भी महिलाओं ने ही किए उस दौरान, कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठीं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ साल बाद 1928 में मिला। तो हम देखते हैं कि किस तरह से अपने अधिकारों के लिए हमें संघर्ष करने पड़ते हैं। तो ये चैप्टर यहीं तक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।